गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम हमारा जो 11th का चैप्टर चला हुआ है हमारा 3 वर्ग, उसको कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें अलग अलग वर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जो वर्ग हैं हमने अभी मेनर के बारे में इसमें पढ़ा था कि जो मेनर थे वो किस प्रकार कितनी प्रॉपर्टी थी उनके पास और कितने वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे। अब हम पढ़ेंगे नाइट के बारे में, क्योंकि हम इसमें अलग अलग वर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं। नाइट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए जैसे यूरोप में 9वीं शताब्दी में युद्ध होते रहते थे। शौकिया जो कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। अश्व सेना का मतलब घोड़ों की सेना की आवश्यकता थी। उसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। एक नया वर्ग कौन सा अस्तित्व में आया? नाइट्स। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था, और जो लॉर्ड थे उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड जो था वो राजा से संबंध था। यानी कि जो नाइट थे वो लॉर्ड से संबंधित थे और लॉर्ड जो थे वो राजा से। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया जिसे फीफ कहा गया। भूमि का एक भाग दिया लॉर्ड ने, उसे फीफ कहा गया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। उत्तराधिकार का मतलब क्या है? मान लो पहले पिता की है और फिर उसके बाद उसके पुत्र की। यह 1000, 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचकी और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मेनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे, यानी कि वहाँ पर कृषक ही खेती करते थे। जो नाइट थे वो ही वहाँ पे खेती करते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था। लॉर्ड को देता था वो निश्चित रकम, क्योंकि जो वो ज़मीन थी वो लॉर्ड ने ही उसको दी हुई थी और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन भी वो नाइट उसको देता था लॉर्ड को। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। यानी कि वो दूसरे लॉर्ड के अंडर भी काम कर सकता था, लेकिन सबसे पहला काम उसका लॉर्ड है उसके प्रति ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियाँ गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे। यानी कि जो गायक थे वो भी इनके वीरता के बारे में बताते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी। ऐतिहासिक का मतलब कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता था और कुछ उसमें कल्पनाएं भी जुड़ी होती थी, जो वो गीत होते थे। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियाँ भी अधिक नहीं थी, ये घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था। संकरा का मतलब थोड़ा सा भीड़े टाइप का छज्जा होता था, जहाँ मेनर के लोग भोजन के लिए इकट्ठे होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी। गायक का मतलब क्या है? गायकों की एक लाइन होती थी जो कि संगीतज्ञों द्वारा विजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। यानी भोजन करते हुए वो लोग संगीत सुनते थे। आगे है प्रथम वर्ग, पादरी वर्ग के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। कैथोलिक चर्च बेटे आपने इसके बारे में 10th में भी पढ़ा था, एसएस में आपका आता है ये हिस्ट्री में। राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी कि जो कैथोलिक चर्च थे उसके अपने नियम थे। क्या नियम थे कैथोलिक चर्च के? कि राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिनसे वे कर उठा सकते थे, यानी कर वो इकट्ठा कर सकते थे जो कैथोलिक चर्च थी। इसलिए एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। यानी ये एक स्वायत्त संस्था थी, स्वतंत्र संस्था थी, ये राजा के ऊपर डिपेंड नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन थे? पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन, यूरोप में ईसाई समाज को गाइड कौन करता था, यानी उनको सही रास्ता कौन दिखाता था? बिशप तथा पादरी दिखाते थे, जो प्रथम वर्ग के अंग थे।
अधिकतर गांवों में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। यानी कि चर्चों में लोग रविवार को उपदेश वगैरह सुनने के लिए, सामूहिक प्रार्थना करने के लिए वहां पर एकत्रित होते थे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिल सकते थे कि वो चर्च की देखभाल करे वहाँ पर। जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। यानी कि कौन कौन जो लोग थे वो वहाँ पर पादरी नहीं हो सकते थे। जैसे कि कृषि दास, उन पर प्रतिबंध था। शारीरिक रूप से जैसे कि मान लो कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये अधिकार नहीं था। और स्त्रियों को, जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और वे शानदार महलों में रहते थे। यानी जो बिशप थे वो भी लॉर्ड की तरह ही बड़े शान से रहते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। यानी इसको, जिसको टिथ कहते थे। जैसे बेटा आपने इसमें 10th में पढ़ा था टाइल और टाइल, जैसे उसी से रिलेटेड है ये कि जो कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे वो टिथ कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिए जाने वाला धन भी आय का एक स्रोत था। यानी कि चर्च को इन चीज़ों से इनकम होती थी। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल था। यानी वो अपने लॉर्ड के प्रति दिखाते थे कि हम बहुत वफादार हैं, और एक्चुअली में वो ये अपने व्यवहार के द्वारा दिखाते भी थे। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षाओं में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। आगे है भिक्षु के बारे में। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, जो कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। यानी वो अकेले ही रहना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदाय में रहते थे, जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे। बेटे जैसे जो आपको बताई जाती है चीज़ें, ये मेन पॉइंट्स होते हैं, अपनी नोटबुक में आपको साथ के साथ राइट भी करनी है। और जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था और दूसरा 1910 में बरगंडी में स्थापित कलूनी था। तो पहला प्रसिद्ध मठों में से एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था और दूसरा जो स्थापित किया गया वो 1910 में बरगंडी में स्थापित कलूनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। जैसे कि पादरी का जो काम है वो केवल पुरुष ही अपना सकते थे, लेकिन भिक्षु का जीवन जो है पुरुष और स्त्री दोनों ही व्यतीत कर सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंक तथा स्त्रियों को नन कहा जाता था। कुछ आबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकती थी। 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबंधित थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। ओबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था। इसको बेटा आप अपनी नोटबुक में अच्छे से याद करेंगे, लिखेंगे। ओबेस हिल्डेगार्ड
कौन था? एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी चर्च में एक समुदाय के द्वारा एक समूह ग्रुप सॉन्ग के तरह, जैसे आप समझ सकते हो कि इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया कि ग्रुप वहाँ पर प्रार्थना के समय संगीत के रूप में प्रार्थना को गाएं। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। यानी कि उन्होंने क्या, भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें क्या कहा जाता था? फ्रायर कहा जाता था। उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम मठ में नहीं रहेंगे और इधर उधर घूम कर लोगों को उपदेश देंगे और जो हमें वहाँ से दान वगैरह मिलेगा उसी से अपनी जीविका को चलाएंगे। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई है। इंग्लैंड में भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी जिसमें भिक्षुणी, भिक्षु और फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया है। तो बेटे आपको यहाँ तक ये बताया गया भिक्षुओं के बारे में। आगे चर्च और समाज। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। यानी अभी भी वो इन विश्वासों में ये जो बातें थी इनमें विश्वास वो करते थे। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियाँ बन गई थी। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। 25 दिसंबर को जैसे कि हम क्रिसमस डे मनाते हैं तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। ईस्टर ईसा के शूलारोपण, और शूलारोपण का मतलब कि आपको पता है कि जो यीशु मसीह थे उनको शूल जैसे कीलों के द्वारा उनको दिखाया जाता है कि उनके हाथों में पाँव में कीलें लगाई गई थी और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि उसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप में उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा, पर अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पैरिश कहने लगे। क्या कहते थे? पैरिश। पैरिश क्या था? एक पादरी की देखरेख में आने वाला अक्षेत्र। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों का, छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, लेकिन लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। यानी कि फुल एंजॉय वो इस दिन करते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यानी कि वो तीर्थ यात्राओं पर जाते थे और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर वो जाते थे। तो बेटे आपको यहाँ तक करना है इस चैप्टर को। जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से समझना है और उनको अपनी नोटबुक में भी राइट आपको करना है। थैंक यू।